नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में हम लोग मुग़ल वंश पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त की और उसके बाद बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त की थी। दोस्तों, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है सूर साम्राज्य। दोस्तों, हमने हिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ और ये युद्ध दोस्तों शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ। शेर शाह सूरी और हुमायूं, इसमें दोस्तों शेर शाह सूरी विजयी हुआ और दोस्तों इसने इस युद्ध के विजय के बाद शेर शाह सूरी ने शेर शाह की उपाधि धारण की। ये हमने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। तो दोस्तों उसके बाद 1540 ईस्वी में एक और युद्ध हुआ। कौन सा? तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध दोस्तों, इस नाम से इस युद्ध को जाना जाता है। और दोस्तों इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और आगरा और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। और दोस्तों आगरा और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने के बाद शेर शाह सूरी ने सूर साम्राज्य की स्थापना की या सूरी वंश की स्थापना की। दोस्तों आज हम लोग उसी सूरी वंश या सूर साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। दोस्तों ये सूर साम्राज्य इतिहास की दृष्टि से और हमारे सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना चैप्टर सूर साम्राज्य। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि सूर साम्राज्य का टाइम पीरियड क्या रहा। तो दोस्तों सूर साम्राज्य का टाइम पीरियड 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों ये सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन रहा? तो शेर शाह सूरी। सूर साम्राज्य का संस्थापक शेर शाह सूरी हुआ दोस्तों। और ये दोस्तों शेर शाह सूरी का टाइम पीरियड क्या रहा? तो शेर शाह सूरी दोस्तों इसका टाइम पीरियड 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक रहा। दोस्तों शेर शाह सूरी का जन्म, तो दोस्तों शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ? तो कुछ इतिहासकार दोस्तों शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी मानते हैं और कुछ इतिहासकार इसका जन्म 1486 ईस्वी मानते हैं। तो दोस्तों कुछ इतिहासकार शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी मानते हैं, कुछ इतिहासकार 1486 ईस्वी को मानते हैं। दोस्तों इसका जन्म हुआ कहाँ था? तो पंजाब के होशियारपुर में। दोस्तों इसके बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था और इसके पिता का नाम हसन खां था। दोस्तों इसके पिता का नाम हसन खां था और ये दोस्तों हसन खां थे कौन? तो जौनपुर के जमींदार या सासाराम के जमींदार कहा जा सकता है। दोस्तों ये जौनपुर के अंतर्गत ही सासाराम आता है, तो उसके जमींदार हसन खां थे। और दोस्तों ये जो सूरवंश था यह एक अफ़गानी वंश था। दोस्तों आप लोगों को हमने प्रीवियस क्लासों में पढ़ाया था कि पहला अफ़गानी वंश कौन सा था। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि पहला अफ़गानी वंश कौन सा था। ये दोस्तों आपको बता दें कि दूसरा अफ़गानी वंश ये सूर साम्राज्य था या सूरी वंश था दोस्तों। और पहला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि पहला अफ़गानी वंश कौन सा था। तो दोस्तों फरीद खां शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था। फरीद खां ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से ग्रहण की। और दोस्तों इसी के समकालीन बिहार में यानी फरीद खां के समकालीन बिहार में शासन कौन करता था? तो बहार खां लोहानी। दोस्तों शेर शाह सूरी के समकालीन बिहार में शासन करता था बहार खां लोहानी। और प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद फरीद खां बहार खां लोहानी का अंगरक्षक बना। दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद फरीद खां जो था वो बहार खां लोहानी यानी जो बिहार में शासन कर रहा था बहार खां लोहानी, उसका अंगरक्षक बना शेर शाह सूरी या फरीद खां। दोस्तों जौनपुर जो था ये शिक्षा का इसे सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। सिराज ए हिंद ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों कि सिराज ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता था? तो जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। और यहीं से फरीद खां ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद दोस्तों बहार खां लोहानी का अंगरक्षक बना। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि एक बार जब दोस्तों फरीद खां और बहार खां लोहानी शिकार खेलने के लिए गए तो बहार खां लोहानी पर एक शेर ने हमला कर दिया, लेकिन फरीद खां ने शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया,
जिससे प्रसन्न होकर बहार खां लोहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। तो दोस्तों फरीद खां को शेर खां की उपाधि कैसे मिली? एक बार ये दोनों शिकार खेलने के लिए गए और बहार खां लोहानी पर दोस्तों एक शेर ने हमला कर दिया और उस शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था फरीद खां ने, और इसी से प्रसन्न होकर बहार खां लोहानी ने दोस्तों फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। बहुत आराम से दोस्तों, बहुत ध्यान से देखते चलना कि किस तरीके से शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह सूरी पड़ा। तो पहले इसका नाम फरीद खां था और एक शेर को तलवार के एक ही वार से मारने के कारण इसको शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दी। उसके बाद दोस्तों अब बहार खां लोहानी ने शेर खां को अपने पुत्र जलाल का संरक्षक नियुक्त किया। दोस्तों बहार खां लोहानी ने शेर खां को अपने पुत्र जो इसका बहार खां लोहानी का पुत्र जलाल था उसका संरक्षक शेर खां को नियुक्त किया। लेकिन बाद में शेर खां बाबर की सेना में शामिल हो गया। दोस्तों यहाँ से जाने के बाद शेर खां बाबर की सेना में शामिल हुआ और चंदेरी के युद्ध में, दोस्तों चंदेरी के युद्ध में आप जानते हैं कि चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। दोस्तों इसमें चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से दोस्तों शेर खां ने भी भाग लिया था। बाबर की तरफ से शेर खां ने भाग लिया था और दोस्तों ये चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था जिसमें बाबर विजयी हुआ था दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस युद्ध के बाद बाबर को शेर खां पर कुछ शक हुआ या संदेह हुआ। दोस्तों बाबर को शेर खां पर होने के कारण शेर खां फिर बहार खां लोहानी के पास आ गया। तो दोस्तों यहीं बाबर की सेना पर में रहकर इसने तुगलमा युद्ध नीति और तोप खानों का प्रयोग दोस्तों इसने सीखा शेर खां ने, और उसके बाद दोस्तों ये फिर बहार खां लोहानी के संरक्षण में आ गया। दोस्तों आगे देखते हैं। कुछ समय के बाद दोस्तों बहार खां लोहानी की मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद बहार खां लोहानी जो ये बिहार का शासक था इसकी मृत्यु हो गई और शेर खां ने बहार खां लोहानी की विधवा पत्नी दूदू बेगम, दोस्तों बहार खां लोहानी की पत्नी थी दूदू बेगम, इनसे शादी कर ली किसने? तो शेर खां ने, और बिहार का शासक बन गया। बिहार का शासक बन गया दोस्तों शेर खां। उसके बाद शेरशाह दोस्तों आपको हमने बताया कि 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। दोस्तों 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और ये युद्ध शेरशाह सूरी या शेर खां और दोस्तों हुमायूं के मध्य हुआ। 1539 में चौसा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ। दोस्तों इस युद्ध में शेर खां विजयी हुआ और हुमायूं को इसने पराजित किया और शेरशाह की उपाधि धारण की। तो दोस्तों शेर खां ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की? तो चौसा के युद्ध के बाद। उसके बाद दोस्तों 1540 ईस्वी में दोस्तों शेरशाह ने बिलग्राम के युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दोस्तों 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ और ये युद्ध शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ। शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ। इसमें दोस्तों शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसने दोस्तों आगरा और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार जमाया और गद्दी पर बैठा। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, और भारत में दूसरे अफगान वंश की स्थापना कर दी। दूसरे अफगान वंश, दोस्तों पहला आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला अफगान वंश कौन सा था, और दोस्तों जिसे सूरी वंश के नाम से जाना गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन फरीद खां था, शेर खां कौन था और शेरशाह सूरी कौन था, और दोस्तों सूरी वंश कैसे बना इसके बारे में आप लोगों को हमने बता दिया। अब दोस्तों शेरशाह सूरी के बारे में और भी चर्चा कर लेते हैं, जो इसने दोस्तों अन्य कार्य किए हैं अपने शासन के दौरान, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों 1545 ईस्वी, दोस्तों 1545 ईस्वी में जब शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान पर गया, दोस्तों 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी जब कालिंजर अभियान पर गया तो उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाने के दौरान 22 मई 1545 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों ये उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चला रहा था, लेकिन ये दोस्तों दीवार से टकराकर वापस आने के कारण उसमें विस्फोट हुआ और जिसके कारण दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान पर जब गया तो उसी समय उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु कब हुई? तो 22 मई 1545 ईस्वी को। दोस्तों उस समय जब ये कालिंजर अभियान पर गया था, उस समय कालिंजर का शासक कौन था? तो कीरत सिंह। कालिंजर का शासक था कीरत सिंह। और दोस्तों शेरशाह सूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। दोस्तों कालिंजर का शासक कीरत सिंह था और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ बना हुआ है? तो बिहार के सासाराम में। दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है
कि शेरशाह सूरी का मकबरा, या दोस्तों जितने भी मुगल वंश के हुए हैं, जब मुगल वंश के शासक हुए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के दोस्तों मकबरों के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो बिहार के सासाराम में। उसके बाद दोस्तों शेरशाह सूरी अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध था, और ये दोस्तों शेरशाह सूरी अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध था, इसीलिए एग्जाम की दृष्टि से भी दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शेरशाह सूरी ने कौन से प्रशासनिक कार्य किए। दोस्तों शेरशाह सूरी ने सूरी मार्ग बनवाया। इसने दोस्तों शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया शेरशाह सूरी ने, और ये मार्ग दोस्तों कहाँ से कहाँ तक था? तो सोनार गांव दोस्तों ये कहाँ पड़ता है? तो बंगाल में। सोनार गांव बंगाल से पेशावर तक इसने शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण कराया। और दोस्तों इसी मार्ग पर दो कोस के बाद इसने पत्थर लगवाए। दो कोस के बाद इसने पत्थर लगवाए। दोस्तों पत्थर लगवाने का कारण ये था कि जिससे दूरी का पता चलता रहे, और इसने पत्थर कितनी दूरी पर लगवाए? तो दो कोस पर इसने पत्थर लगवाए, जिससे दूरी का पता चलता रहे। और दोस्तों इन पत्थरों को क्या कहा जाता था? तो कोस मीनार। इन पत्थरों को कोस मीनार कहा जाता था, जो इसने दोस्तों शेरशाह सूरी मार्ग पर दो कोस पर पत्थर लगवाए, इन पत्थरों को कोस मीनार कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों शेरशाह सूरी मार्ग पर, इसी मार्ग पर इसने 1700 सराय बनवाई थी। 1700 सराय इसने दोस्तों इसी मार्ग पर बनवाई। और दोस्तों 1839 ईस्वी में जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, दोस्तों जनरल जो हुआ, अंग्रेज का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा दोस्तों इस मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया, यानी दोस्तों जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया दोस्तों। अब ये सड़क कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? 1839 में दोस्तों इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड किया गया, और ये सड़क अमृतसर से कोलकाता तक है। ये सड़क अमृतसर से कोलकाता तक है। और किसने दोस्तों इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड किया? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड। और दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं, शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किस शासक ने किया? तो शेरशाह सूरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया चलाया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। दोस्तों बहुत ध्यान से देखना कि शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। किसने? तो शेरशाह सूरी ने। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ किला और किला एक कोहना का निर्माण कराया। दोस्तों ये किला एक कोहना पूछा गया था, यूपीएसआई जो 2021 में हुआ है उसमें यह प्रश्न आया था कि किला एक कोहना का निर्माण किसने कराया। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये शेरशाह सूरी या सूरवंश हमारे एग्जाम की दृष्टि से, सभी एग्जामों की दृष्टि से। दोस्तों शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ किला और किला व एक कोहना का निर्माण कराया। किसने? तो शेरशाह सूरी ने। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, शेरशाह सूरी ने दोस्तों कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। कन्नौज के स्थान पर शेरशाह सूरी ने कौन सा नगर बसाया? तो शेरसूर नामक नगर बसाया। किसने? तो शेरशाह सूरी ने। उसके बाद दोस्तों शेरशाह सूरी के समकालीन थे मलिक मोहम्मद जायसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, शेरशाह सूरी के समकालीन कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी थे, और जिन्होंने दोस्तों पद्मावत की रचना की। और पद्मावत की रचना इन्होंने कब की? मलिक मोहम्मद जायसी ने, तो 1540 ईस्वी में। दोस्तों शेरशाह सूरी के समकालीन थे मलिक मोहम्मद जायसी, और इन्होंने दोस्तों 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना की। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। दोस्तों शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। दोस्तों हम लोग जब हिस्ट्री की प्रीवियस क्लासों में हमने पढ़ा था कि उदाइन जो था, हर्यक वंश का शासक उदाइन, इसने दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और ये दोस्तों उदाइन था कौन? तो हर्यक वंश का तो शासक था, लेकिन उदाइन के पिता का नाम अजातशत्रु था। ये हमने आपको बहुत विस्तृत तरीके से बताया था दोस्तों हिस्ट्री की क्लास में। आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, आप लोग जाकर उन क्लासों को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों पाटलिपुत्र की सबसे पहले स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश का शासक था उदाइन, उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। लेकिन दोस्तों शेरशाह सूरी
मध्यकालीन में शेरशाह सूरी ने दोस्तों 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, शेरशाह के समय पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला जाता था। दोस्तों शेरशाह सूरी के समय पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला जाता था। दोस्तों डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? शेरशाह सूरी के द्वारा डाक प्रथा का प्रचलन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है कि डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसके बाद दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद इसके 3 उत्तराधिकारी हुए। पहला दोस्तों इस्लाम शाह सूरी दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी हुआ। उसके बाद दोस्तों आदिल शाह सूरी वंश का अगला दोस्तों उत्तराधिकारी हुआ। और उसके बाद दोस्तों सिकंदर सूरी, ये दोस्तों सिकंदर सूरी वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर सूरी वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। और इसी सिकंदर सूरी को सरहिंद के युद्ध में 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः पराजित करके दोस्तों मुगल वंश की स्थापना की। तो दोस्तों सरहिंद के युद्ध में 1555 ईस्वी में सिकंदर सूरी को पराजित करके हुमायूं ने पुनः मुगल वंश की स्थापना की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत ही सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है सूरी वंश, तो बहुत ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।